बच्चों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या नाम है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। संविधान के 6 अधिकारों में सबसे बड़ा विस्तृत वर्णन अधिकार, अगर किसी अधिकार का है वर्णन विस्तृत व्यापक, तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। आइए इस अधिकार के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आप, भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं। सबसे पहले भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत में अबाध भ्रमण यानी कहीं पर भी घूम सकते हो उसकी स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी व्यापार के लिए, आजीविका के लिए, कारोबार के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, वापस बोलती हूँ, 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहले भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत राज्य में अबाध भ्रमण और निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका कमाने के लिए और व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये आपका मूल अधिकार है और न्यायालय आपके अधिकार की रक्षा करेगा। आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क। क्या बोलेंगे? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? विचार और अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? विचार और अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब है आपको बोलने की स्वतंत्रता है। तो आइए देखिए क्या लिखा है इसमें। भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने, अन्य व्यक्ति के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यानी आप भाषण दे सकते हो, बोल सकते हो, अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। उसके अलावा इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है मीडिया। आप मीडिया को बुलाकर अपनी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई नेताओं को अपने विचार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। किंतु इस अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता, अखंडता के पक्ष में राज्य की सुरक्षा और उसके अलावा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में लोक नियोजन, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और दुरुपयोग, सदाचार के हित में न्यायालय, अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के संबंध में उचित निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, रोक लगाई जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 1 क के तहत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। फिर आता है आपका अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ख में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सभा और सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार को राज्य हित या सार्वजनिक सुरक्षा हित में सीमित किया जा सकता है। फिर आता है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) घ। इसके ऊपर देखिए आप, संघ, समुदाय और निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क घ। इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना संघ या सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं, किंतु राज्य हित में इसे भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर राज्य का मामला हो तो उसे रोका जा सकता है। उसके अलावा आप संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। फिर है स्वतंत्र आने जाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 1 घ में कहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने जाने का अधिकार दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर का था, आना जाना था, लेकिन वह रुक नहीं सकते थे अपन। तो अगला अधिकार देखिए, निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 अण। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में
निवास करने की गारंटी दी गई है। अब आप जम्मू कश्मीर में भी आप मकान लेकर रह सकते हो, ज़मीन लेकर रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो है धारा 370 हट गई है 35 के तहत। ठीक है, आगे देखिए, वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। वृत्ति या व्यापार, आप व्यापार करने के इरादे से, आजीविका कमाने के इरादे से, कारोबार करने के इरादे से स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 19(1)(6) में दिया गया है। क्या लिखा है? इस अनुच्छेद के द्वारा सभी नागरिकों को वृत्ति की, आजीविका की, व्यापार की, व्यवसाय की आदि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु जनहित में नशीली और खतरनाक चीज़ों को व्यापार करने तथा ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य हित में नहीं हो, ऐसी गतिविधियों को रोका जा सकता है। खतरनाक या नशे के काम करने से संबंधित अगर आप आवागमन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपको इस स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21 और 22 व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? सबसे पहले देखिए आप, अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है? अपराधों के लिए सिद्धि दोष के विषय में संरक्षण। अपराधों के लिए सिद्धि दोष सिद्ध हो गया है, उसके विषय में संरक्षण के अंतर्गत क्या कहा है? इसमें ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहरा सकते। कौन से रीजन है जब आप अपराधी नहीं ठहरा सकते? तो सबसे पहला कारण आप ये देखो, जब तक उसे अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। अपराध करते समय अगर उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो आप उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते। फिर देखो आप दूसरा, बिना किसी अपराध के किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जा सकता। न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अपराध के लिए उसको पेश किया गया, तो अपराध के लिए एक अपराध किया है तो एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा उसको सज़ा दंड नहीं दिया जा सकता है। एक बार से ज़्यादा उसको दंड नहीं मिलेगा किसी भी एक अपराध के लिए। फिर है आपका स में क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती है। अपराध अगर किसी ने किया है तो उसकी एक सज़ा निर्धारित है, उससे ज़्यादा सज़ा उसको नहीं दी जा सकती है। उसकी जीवन की रक्षा करना भी न्यायालय का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है अपने जीवन की रक्षा करवाना। तो ये अनुच्छेद 20 के तहत 3 बातें आई हैं, आप ध्यान रखें। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपका 21। अनुच्छेद 21 सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुच्छेद। आपको अपने जीवन की रक्षा करने का सबसे पहले अधिकार है। सबसे पहले अपनी जान बचाइए। इसके अंदर क्या लिखा है? किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्र अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन 1979 द्वारा इस अधिकार को और प्रभावशाली बनाया गया। अब आपातकाल में भी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्वेश्चन यही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 अनुच्छेद को कहा गया, जिसमें आप अपने प्राणों की, अपनी देह की रक्षा करना आपकी पहला कर्तव्य है, पहली आपकी जिम्मेदारी है। अपने प्राण, अपने जीवन को बचाइए। ठीक है, और प्रभावशाली बनाए इसको 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत। उसके बाद आपका अगला इम्पोर्टेंट आता है और आप जानते ही हैं इसके बारे में, शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 क के तहत, ठीक है, अनुच्छेद संविधान के 86वां संविधान संशोधन है 2002, इसके तहत अनुच्छेद 21 में क को जोड़ा। 21 तो आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता है, मगर 21 में भी क को जोड़ दिया गया है शिक्षा के लिए। तो 21 क को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और यही आपके बोर्ड का क्वेश्चन है। 21 क को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा 86वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत करने से प्रदान करनी होगी। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें यह भी कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता और उनके अभिभावक की जिम्मेदारी
है। तो ये आपका शिक्षा का अधिकार है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। 86वां संविधान संशोधन याद करना है, 21 क याद करना है और 6 से 14 वर्ष में क्या लिखा गया है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसको आपको याद करना है। ये माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो आपको पढ़ाएं 14 वर्ष की आयु से पूर्व तक, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका चौथा, बंदीकरण से संरक्षण, अनुच्छेद 32। बंदीकरण का क्या मतलब है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानकारी होगी तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद 32 के तहत बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए। अगर किसी को बंदी बना लिया जाता है, मान लीजिए पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं, तो अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, किस प्रकार वो बंदी अपनी रक्षा कर सकता है। तो देखिए, उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार। अगर पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको यही पूछने का अधिकार है कि मुझे बंदी क्यों बना रहे हो, तो कारण बताओ। फिर उसके बाद उसे इच्छा अनुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। फिर बंदी व्यक्ति बोल सकता है कि मैं अपने लिए वकील कर सकता हूँ, तो कानूनी सहायता चाहिए तो उसके लिए भी उसको अधिकार है। उसके बाद उसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है कि 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। ये अधिकार शत्रु देश के निवासियों और निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लागू नहीं होते। बाकी नॉर्मली यही है, 24 घंटे के अंदर अंदर आप बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करो। तो ये बंदीकरण अनुच्छेद 22 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया। फिर आता है आपका निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी से क्या मतलब है, निवारक नज़रबंदी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं इसका अर्थ, और वो फिर कुछ भी लिख देते हैं और सोचते हैं कि उन्हें नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आप पहले ध्यान दो, पढ़ो और फिर समझना। निवारक नज़रबंदी का मतलब है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद करना। मतलब कोई कानूनी अदालत का कोई रोल ही नहीं है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी से कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती और डायरेक्ट उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। यह अपराधी को दंडित करने से नहीं है, बल्कि अपराध प्रक्रिया को रोकने के लिए है, ताकि वो व्यक्ति अपराध को बढ़ावा ना दे। इसलिए उसे नज़रबंद, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसे मतलब रोशनी भी नहीं मिलती है, नज़रबंद कर लिया जाता है। अपराध रोकने के लिए किया जाता है ये, ठीक है। ये दंड नहीं है, अपराध रोकने की प्रक्रिया है नज़रबंदी। जब राज्य को ये अनुमान हो जाए कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है उसे राज्य की सुरक्षा को खतरा है और खतरे की धमकी मिल रही है, तो राज्य थोड़ी सी अवधि, सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। राज्य थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति को बंदी बनाकर रख सकता है। अगर राज्य को लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराध हो सकता है और राज्य की सुरक्षा को खतरा है, तो बिना जांच किए ही बंदी बना सकते हैं थोड़े समय के लिए। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा, ठीक है, कितने, 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए बंदी बनाकर नहीं रख सकते हैं। परामर्शदात्री समिति, जिसमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो, उससे अनुमति प्राप्त न की जा चुकी हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा कानून के तहत बंदी नहीं रख सकते जब तक ये परामर्शदात्री समिति, ये सलाह देने वाली समिति है, इस पर एक जज बैठा होता है और वो जज परमिशन देता है कि इस व्यक्ति को 3 महीने तक बंदी बना के रखो, इससे ज़्यादा उसे बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। सिर्फ अपराध को रोकने के लिए ये निवारक नज़रबंदी की जाती है। फिर इसके अंतर्गत आता है पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से क्या मतलब है, दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया, जो बाद में कानून बन गया। और ये जो अध्यादेश है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सांप्रदायिक और जातीय दंगों, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक अधिनियम निरोध कानून, इसकी व्यवस्था है। जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा का दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया और अध्यादेश में जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होगा। यह अध्यादेश राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का है और ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, और इसके आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसे और कठोर बना दिया गया। पहला संशोधन किया गया कि किसी व्यक्ति की नज़रबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने और नज़रबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने, आदेश रद्द होने और वापस ले लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करने पर उसे नज़रबंद किया जा सकता
है, यानी 3 महीने किसी को बंद कर दिया तो उसके बाद अगले 3 महीने के लिए भी उसे नज़रबंद किया जा सकता है अगर राज्य की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरा प्रावधान है, नज़रबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग अलग विचार करने का फैसला है, तो व्यक्ति आगे अपील कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 से लागू है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। ठीक है, पोटा कानून। पोटा कानून को समाप्त करने के बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में कानूनी गतिविधियां रोकने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया, एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इसमें पोटा के कई प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, पोटा कानून बनाया गया था, इसके अंतर्गत ये गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए एक ऑर्डर जारी किया था 2004 सितंबर में और उसके अंतर्गत कई प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। फिर आता है आपका निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन। इस अधिनियम को कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसे अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता व निरंकुशता का प्रतीक माना गया है। ये अलोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है, महान असफलता और निरंकुशता का प्रतीक माना गया है। इसके दुरुपयोग की संभावना सदैव रही है। फिर भी निवारक निरोध अधिनियम की आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान परिस्थितियों में जब देश आतंकवाद अलगाववाद की मार झेल रहे हैं, ऐसे समय में कानून आवश्यक और उपयोगी भी है। एक जो है केस है उसका नाम है गोपालन बनाम मद्रास। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में पतंजलि शास्त्री ने निवारक कानून की उपयोगिता इस प्रकार व्यक्त की। इस भयावह उपकरण की व्यवस्था प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मौलिक अधिकारों की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है। उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रहित को खतरा है। तो इस प्रकार निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन किया गया और इसे हटा दिया गया। अब इसके बाद आपका तीसरा कानून आता है और वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? शोषण के अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयास किया गया कि कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो। ठीक है, कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। किस प्रकार के शोषण की बात कर रहा है ये है आपके मानव के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक। क्रय विक्रय और बेकार पर रोक अनुच्छेद 23। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत हमारे देश में सदियों से किसी भी प्रकार की दासता की प्रथा रही है। खेतीहर श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों, बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। संविधान में मानवीय शोषण के रूप में इसे अब दंडनीय घोषित कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मानव से शोषण नहीं कर सकता है उसका। फिर भी राज्य हित के सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की गई है और ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण और सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब खेतीहर श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों, बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण अगर कोई करता है तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और न्यायालय जाकर व्यक्ति की शिकायत कर सकता है। न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। इसमें धर्म, जाति, मूल और सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकों से। यह अनुच्छेद 23 आपका कहता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध से मतलब है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों और जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 14 साल से अगर कम उम्र का कोई बच्चा है तो अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को कारखानों, खानों और जोखिम वाले काम में नियुक्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ अदालत में कार्रवाई हो सकती है और न्यायालय उसे दंड देगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है
धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? धर्म की स्वतंत्रता का अनुच्छेद है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। भारत एक बहुधर्मिक देश है, आप जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 25, और अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका अंदर क्या आएगा? अंतःकरण का मतलब क्या है? एग्जाम में भी आया हुआ है। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब कोई भी धर्म आप स्वीकार कर सकते हो, किसी भी धर्म का आप अनुसरण कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, इसका आपको पूरा पूरा अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार है। आप किसी भी धार्मिक संस्था में जाकर बिना किसी भेदभाव के पूजा कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, अर्चना कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। फिर आता है आपका अगला, धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों को प्रबंध करने के लिए अनुच्छेद है 26। इसका क्या मतलब है? धार्मिक मामलों को प्रबंध करना, इसमें कुछ अधिकार है। सबसे पहले धार्मिक और प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की को सौंपना और पोषण, यानी धर्म से संबंधित कोई भी प्रयोजन कर सकती है संस्थाएं, उनको पोषण दिया जाएगा। दूसरा, धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करना, चल अचल संपत्ति के अर्जन करना, स्वामित्व का अधिकार है और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी अनुच्छेद 26 के तहत आता है। फिर है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, यानी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें कोई भी धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में क्या लिखा है कि राजकीय संस्थाओं, गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षण पर रोक लगाई गई है, क्योंकि हमारा राज्य जो है, हमारा जो भारत है, उसमें किसी भी राज्य को किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं कर सकती, सभी धर्म समान हैं। इस अनुच्छेद 28 के तहत राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं की जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को धर्म विषय की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप धर्म की शिक्षा लो, इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। धर्म की शिक्षा सिर्फ मिशनरी और उसके अलावा जो दूसरे आप जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय है, वहाँ पर भी आपके देखिए कुरान की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा और धर्म से संबंधित जो भी है वो विशेष स्कूलों में, विशेष संस्थाओं में धर्म के आधार पर खोलने की उनको परमिशन है और धार्मिक शिक्षण करवाने की उनको परमिशन है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। सबसे पहले देखिए आप